नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए जो वेस्टर्न आर्ट है, पाश्चात्य कला, और उसके सारे चैप्टर और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे बताऊंगा। जो वेस्टर्न आर्ट है वो यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी पीजीटी, ठीक है, इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेस्टर्न से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और केवीएस का एग्ज़ाम कैसा हुआ ये भी बताइए। ठीक है, तो वेस्टर्न जो है, सबसे पहले जैसे हमारे इंडियन आर्ट में जितने पीरियड हैं, वंश हैं, उनके बारे में बारी बारी से पढ़ना है। सेम वही पैटर्न है वेस्टर्न आर्ट में भी। यहाँ पर भी बहुत सारे पीरियड हैं जिनको हिंदी में वाद कहते हैं। तो उन सभी पीरियड को, किस पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना। ठीक है, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर नेट का कोई भी आप पेपर देखेंगे तो उसमें जो 40% क्वेश्चन है वो लगभग वेस्टर्न से ही आता है, 50% कह सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न को पूरा हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे देखेंगे। अभी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में जो भी वेस्टर्न के पीरियड है उनका जो क्रम है कि पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा पीरियड है, तीसरा कौन सा है, ठीक है, वो सारे पीरियड का क्रम बताऊंगा। ये जो सीरियल अगर आप याद रख लेंगे, ठीक है, जो एक क्रम होता है, क्रम से भी क्वेश्चन लगाने को आते हैं। नेट में 4 पीरियड के नाम देगा और उसको आपको क्रम से लगाना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, या फिर आर्टिस्ट देंगे, आर्टिस्ट को भी क्रम से लगाना है। तो अगर आपको पता है कि इस पीरियड का कौन कौन सा आर्टिस्ट है और अगले पीरियड का कौन कौन से, तो आप क्रम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो ये क्रम है वेस्टर्न के, जितने भी पीरियड है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर आपको वेस्टर्न का सारा नॉलेज हो जाएगा इसी से कि कितने पीरियड होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज से सारे लगभग वेस्टर्न के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब पे वीडियो आएगा। आपका एग्ज़ाम भी निकट है यूजीसी नेट का, तो आप लोग तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि सारा वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला, जैसे हमारे इंडियन में भी स्टार्टिंग होती है प्रागैतिहासिक काल से ही, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। अभी जितने भी आज पीरियड में बताऊंगा उन पर बारी बारी से एक एक वीडियो भी आएगा सारे चैप्टर पर। ठीक है, आज बस जान लीजिए कि कितने क्रम से कितने वेस्टर्न में पीरियड होते हैं। ठीक है, तो पहला हमेशा की भांति इंडियन में भी प्रागैतिहासिक है, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पीरियड। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि हमको पढ़नी है। वेस्टर्न जो प्री हिस्टोरिक है, ठीक है, उसमें बहुत सारी गुफाएं भी आती हैं, लास्को वगैरह, गरगास गुफा, तो ये सारा कुछ प्रागैतिहासिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है वो है मिस्र काल या फिर इजिप्शियन पीरियड। ठीक है, तो मिस्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। पिरामिड सबसे फेमस आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, पिरामिड से बहुत सारे आते हैं, तो डिटेल में हम मिस्र को पढ़ेंगे। ठीक है, मिस्र पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सेकंड चैप्टर हमारा है इजिप्शियन पीरियड या मिस्र काल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ पिरामिड ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको मिस्र से एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, फेमस में पिरामिड या फिर बुक ऑफ डेड, ये सारी चीज़ें हैं, बट उससे भी और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। थर्ड चैप्टर हमारा जो है मेसोपोटामिया काल है। मेसोपोटामिया पीरियड जो है ये थर्ड पीरियड हमारा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु कहाँ से व्यापार करता था। जो मेसोपोटामिया है, किन 2 नदियों के बीच जन्मी सभ्यता थी। ठीक है, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेसोपोटामिया में। तो थर्ड पीरियड हमारा मेसोपोटामिया है। अब ये जो सीरियल मैं आज बता रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग से पूरा 3 बार में हो सके डिवाइड करके, 39 पीरियड हैं तो 3 बार में डिवाइड करके उसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही। तो थर्ड पीरियड मेसोपोटामिया पीरियड। फोर्थ जो पीरियड है वो ग्रीक है। ठीक है, ग्रीक पीरियड। अभी जो ग्रीक पीरियड है, यूनान की कला, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पीरियड आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ग्रीक पीरियड है। तो इसके अंदर जो है, अगर हिंदी में देखें तो ज्यामिति युग आता है। ठीक है, आर्केइक युग है, शास्त्रीय काल जिसको क्लासिकल पीरियड बोलते हैं वो हैं। और यहाँ के जो ग्रीक के सबसे फेमस जो मूर्तिकार थे, स्कल्प्टर आर्टिस्ट जो थे,
उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, बहुत फेमस वर्क हैं, वो सारे हैं। तो इनमें बहुत सारे पीरियड हैं, ठीक है, उनको इसमें मैंने काउंट नहीं किया बिकॉज वो ग्रीक के अंतर्गत आते हैं, इस पीरियड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ पीरियड है ग्रीक, आप याद रख लीजिए। फिफ्थ पे अगर आएंगे तो फिफ्थ पीरियड जो है वो है हेलेनिस्टिक पीरियड, ठीक है। हेलेनिस्टिक पीरियड ये आता है जो ग्रीक पीरियड के बाद, ठीक है। ये पीरियड का आप अगर ये कोई भी पेपर देखेंगे नेट में, क्रम लगाने को निश्चित आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सीरियसली लेते हुए सारे पीरियड आप याद रख लीजिए, ठीक है। फिफ्थ हो गया हेलेनिस्टिक। सिक्स जो है इंस्ट्रक्शन पीरियड इसको बोलते हैं, ये हेलेनिस्टिक के बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब रोमन पीरियड, नेक्स्ट है जो हमारा सातवां पीरियड है वो है रोमन पीरियड, ठीक है, रोमन एम्पायर या रोमन पीरियड। आठवां जो है ईसाई पीरियड, क्रिश्चियन आर्ट, ठीक है, आठवां। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है, चर्च वगैरह या फिर ईसाइयों का स्टार्टिंग का क्या आर्ट का उनकी क्या सोच थी, क्या बनाते थे, वो सारी चीज़ें इसमें मिलेगी क्रिश्चियन पीरियड में, ठीक है। इसके बाद आएगा बाइजेंटाइन पीरियड। बाइजेंटाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस, ठीक, इधर से मणिकुट्टम वगैरह जो है बहुत सारे पूछा जाता है। तो बाइजेंटाइन पीरियड हमारा जो 9वां पीरियड है वो है बाइजेंटाइन, ठीक है। 10 है रोमनस काल, ठीक। और जो रोमन पीरियड है, रोमन पीरियड और रोमनस पीरियड अलग अलग है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं एक ही नहीं है। तो ये रोमनस पीरियड है। इसके बाद आता है 11th, ठीक है। अब इसके पहले जितने भी 10 पीरियड थे उनसे मान सकते हैं कि थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो 11 से लेकर लास्ट तक पीरियड है, पूरा जो यूजीसी नेट का पेपर है पूरा इसी वेस्टर्न पे टिका हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा अभी आधुनिक तक ही पूरा टिका है। तो यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना। अब जैसे गोथिक पीरियड है, गोथिक से कितने चर्च बने हैं, ठीक है। अब वो चर्चों में मान लीजिए 5 चर्च बने हैं हमारे, ठीक है, सपोज कर लीजिए। अब उन 5 चर्चों में सबसे पहले कौन बना है, दूसरे कौन बना है, तीसरे, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। और यही आता है एग्ज़ाम में, 4 चर्च के नाम देगा, आपको क्रम से लगाना होगा, ठीक है। तो आपको गोथिक के सारे चर्चों के बारे में पता होना चाहिए, पहला तो ये है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है यहाँ से, ये गोथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखेंगे। अगर टाइमिंग में बताता चल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोथिक की जो टाइमिंग मानी जाती है वो 1150 से 1450 AD, ठीक है। थोड़े बहुत टाइमिंग जो है इधर उधर हो सकती है बुक में, बट आप ये टाइमिंग याद करके रख सकते हैं, 1150 से 1450 AD, ठीक है। गोथिक पीरियड यहाँ से जो है हमारा इम्पॉर्टेंट जो क्रम है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे के जो 10 पीरियड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक दिन 10 याद रख लीजिए पीरियड, उसके बाद 10 से 20 याद रख लीजिए, ऐसे आसान हो जाएगा। तो 11 के बाद जो नेक्स्ट आता है 12वां पीरियड, ये है रेनेसा, ठीक है। तो रेनेसा पीरियड बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे जो नॉन आर्टिस्ट भी होते हैं वो भी जानते हैं कि विंची कौन है, ठीक है, विंची के बारे में सब जानते हैं, मोनालिसा किसने बनाई है। तो जो मोनालिसा है वो रेनेसा पीरियड की ही पेंटिंग है, ठीक है, हाई रेनेसा की है वो। रेनेसा में 2 भाग थे, अर्ली रेनेसा और हाई रेनेसा, ठीक है। तो रेनेसा पीरियड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस वाले जो कलाकार हैं जिनसे खासकर अगर यूपी पीजीटी देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग भी बहुत डीपली जाते नहीं हैं, ज़्यादा विंची तक जाएंगे, या विंची, राफेल, ठीक है, या फिर माइकल एंजेलो, यहाँ तक जाएंगे। और ये तीनों जो हैं ये रेनेसा के ही आर्टिस्ट हैं, हाई रेनेसा के, ठीक। रेनेसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 12वां जो हमारा पीरियड है वो है रेनेसा पीरियड, पुनरुत्थान काल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब रेनेसा पीरियड का भी टाइमिंग अगर देखेंगे तो इसका जो टाइमिंग वो माना जाता है 14वीं से 16वीं शताब्दी, ठीक है, 14 to 16 AD, ठीक है। आप चाहें तो सारे पीरियड का नाम नोट करके सामने टाइमिंग लिख सकते हैं। तो रेनेसा पीरियड का जो टाइमिंग है 14 to 16 AD,
ठीक, अभी लगभग 10 से 12 दिन है एग्ज़ाम में नेट के, तो आप अगर अभी से प्रिपेयर करेंगे तो कुछ अच्छा नंबर गेन कर लेंगे। ठीक है, रेनेसा के बाद जो आता है, ये किसी किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैनरिज्म, रीतिवाद, बट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ पूछ लेता है। खासकर 3 फेमस कलाकार हैं यहाँ पे, ठीक है, उनमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सारा मैं चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अभी आप याद रखिए कि रेनेसा के बाद जो आता है वो है मैनरिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं रीतिवाद। इसका जो टाइमिंग है 1520 से लेकर 1560 है, ठीक है, यानी कि सिर्फ 40 ईयर्स है। तो आप ये याद रखिए, क्रम लगाने वाले क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन को इधर उधर कर सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो मैनरिज्म है वो रेनेसा के बाद है, यानी कि रेनेसा पीरियड जो है पुनरुत्थान काल, उसके बाद आता है रीतिवाद, ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक है, 14 पीरियड जो हमारा है वो बारोक पीरियड है। बारोक पीरियड जो है इसका अगर टाइमिंग देखें तो टाइमिंग इसका आता है 1600 से 1750 AD, ठीक है। टाइमिंग ये आप याद रख सकते हैं बारोक का। टाइमिंग अगर नहीं भी याद हो रही है तो आप कम से कम जो पीरियड का क्रम है वो आप याद रखिए कि किसके बाद कौन सा पीरियड आता है, वो आपको ज़रूर 100% बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 14 पीरियड हो जाएगा आपका बारोक पीरियड। इसके बाद है रोकोको पीरियड, ठीक है, बारोक के जस्ट बाद आता है रोकोको पीरियड। जो रोकोको पीरियड का जो टाइमिंग है वो 1720 से 1770 माना जाता है AD, ठीक है। 1720 to 1770 AD इसका टाइमिंग है, ये है रोकोको पीरियड हमारा 15 पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे तो ये हमारा न्यू क्लासिज्म, ठीक है। न्यू क्लासिज्म जो है, यहाँ से देखिए वाद, ये जो वाद है इंग्लिश में इसको इज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीरियड के ये काल अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, एग्ज़ाम में या कहीं भी बुक में सिर्फ ये देगा नवशास्त्रीवाद या स्वच्छंदतावाद, आप उसको पीरियड मानते हैं, पीरियड है वो, बट ये काल मेंशन नहीं रहेगा, मैंने मेंशन किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये नवशास्त्रीवाद, ये 16वां हमारा चैप्टर है न्यू क्लासिज्म, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कलाकार हैं न्यू क्लासिज्म के। इसका जो टाइमिंग है 1770 से, जहाँ से जो बारोक रोकोको जहाँ फिनिश होता है वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। ये चला था 1830 तक, 1830 तक, ठीक है। 1770 से 1830 तक नवशास्त्रीवाद या न्यू क्लासिज्म, ठीक है। नेक्स्ट जो आएंगे वो है रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी में बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप जो हैं वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जो वेस्टर्न के 8 ग्रुप हैं। जैसे कि अब यहाँ से स्वच्छंदतावाद से, रोमांटिसिज्म से ही लैंडस्केप वगैरह की स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ से प्रभावित होकर बारवीज़ा ग्रुप बनता है, बहुत क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। तो वो ग्रुप के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी आप जो मेन फेमस वाले पीरियड है उनको देखेंगे, ठीक है। सारा ग्रुप का लगभग आप मान सकते हैं 7-8 ग्रुप है फेमस में, तो वो सारे ग्रुप मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे जो स्वच्छंदतावाद है, रोमांटिसिज्म, यहाँ से कलाकार जो थे अपने स्वच्छंद मन के अनुसार से चित्रण करने लगे थे, ठीक है। तो इसकी जो स्वच्छंदतावाद की जो टाइमिंग मानी जाती है वो 1830 टू बहुत कम, कहीं कहीं ये 1870 रहेगा, कहीं कहीं 40 ही देता है, या फिर सिर्फ देगा ऐसे 1980, ओके। तो आप एक ये 19वीं शताब्दी याद रख सकते हैं स्वच्छंदतावाद के लिए। इसके बाद आएगा 18 यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म, यहाँ के कुर्बे थे गुस्ताव कुर्बे, ठीक है। तो यथार्थवाद में चीज़ें जो है एकदम यथार्थ बनने लगी थी, रियल बनने लगी थी, ठीक है, रियलिस्टिक। तो यथार्थवाद का अगर टाइमिंग देखेंगे हम तो ये आ जाता है 1840 से 60 तक चला था, ठीक है। ये भी आप मान लीजिए इसका जो टाइमिंग है वो है 19वीं शताब्दी, ठीक है।
यथार्थवाद के बाद जो आएगा वो है इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद। ठीक है, अब ये जो प्रभाववाद पीरियड है सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जो कलाकार कौन कौन से हैं वो भी बहुत पूछता है। चित्र कौन सा है प्रभाववाद का पहला, या कलाकार कौन से हैं। ठीक है, तो आप प्रभाववाद का आप यहाँ से समय याद रख लीजिए। समय जो है 1874 माना जाता है। ठीक है, 74 to 1886 AD। ठीक, सारे पीरियड में एक्सप्लेन कर दूंगा जब एक एक पीरियड का वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, तो अभी तो आप ये क्रम आप याद करिए पहले। नेक्स्ट जो है नव प्रभाववाद यानी कि न्यू इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, प्रभाववाद के बाद आता है नव प्रभाववाद। तो नव प्रभाववाद की जो टाइमिंग मानी जाती है 1884 टू 1890। ठीक है, ये है न्यू इम्प्रेशनिज्म या फिर नव प्रभाववाद का समय। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये हमारा 20वां चैप्टर है। 21वां देखेंगे तो उत्तर प्रभाववाद यानी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, प्रभाववाद पहले हो गया, फिर नव प्रभाववाद हुआ, अभी उत्तर प्रभाववाद यानी कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है इसका जो समय है 1888 टू 1896। ठीक है, 1888 से 1896 1896 तक माना जाता है। ठीक है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का जो चैप्टर है वो है सिंबोलिज्म यानी कि प्रतीकवाद। तो प्रतीकवाद जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं चला था। जो 1896 था जहाँ पे उत्तर प्रभाववाद फिनिश हुआ था, उसी के थोड़ा सा बाद लगभग 1898। ठीक है, कुछ सालों तक इसका मेन पीक पीरियड माना जाता है सिंबोलिज्म का। आप 19 AD याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंबोलिज्म प्रतीकवाद। नेक्स्ट जो है हमें 23rd जो हमारा चैप्टर है वो है फाविज्म यानी कि फाववाद। ठीक है, जो कि हेनरी मातिस यहाँ के कलाकार थे, बहुत फेमस हैं। तो फाविज्म का जो टाइमिंग है 1905 से माना जाता है 1908 तक। ठीक है, 1905 से 1908 तक फाविज्म यानी कि फाववाद पीरियड। नेक्स्ट 24 पीरियड जो है एक्सप्रेशनिज्म यानी कि अभिव्यंजनावाद। ठीक है, अभिव्यंजनावाद जो है एक्सप्रेशनिज्म इसको बोलते हैं। इसका जो टाइमिंग है 1905 से लेकर 1920 तक माना जाता है। जो अभिव्यंजनावाद है यहाँ से भी काफ़ी सारे ग्रुप निकले थे, 8 ग्रुप। ठीक है, उनसे बहुत वेस्टर्न में ये है कि जितने 8 ग्रुप होते हैं उनसे निश्चित तौर पर क्वेश्चन आते हैं UGC नेट में खास करके। ठीक है, अगर आपने पेपर एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा किसी वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तब। आप लोगों को वेस्टर्न में जो भी चैप्टर ना समझ में आ रहा हो या जो भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अभिव्यंजनावाद यानी एक्सप्रेशनिज्म के बाद जो आता है वो है 25 चैप्टर ने क्यूबिज्म। ठीक है, क्यूबिज्म सबको फेमस होगा ही, सबको पता होगा कि जो क्यूबिज्म है पिकासो के लिए, सबको पिकासो का सबने नाम सुना होगा। तो यहाँ ये घनवाद से पिकासो से रिलेटेड आते हैं, इनके जीवन से। जो भी ब्लू पीरियड, पिंक पीरियड, ठीक है, निग्रो पीरियड, जो भी थे जितने भी पीरियड उससे आते हैं, इनके वर्क से आते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो 25 चैप्टर हमारा है घनवाद यानी कि क्यूबिज्म। 26 जो है हमारा वो है फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद। ठीक है, PGT में भी आया था, UP PGT में, कि भविष्यवाद का मैनिफेस्टो किसने लिखा है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये जितने भी चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट हैं UP PGT के लिए भी और नेट के लिए तो 100%। तो भविष्यवाद यानी फ्यूचरिज्म ये है 26 नंबर का हमारा पीरियड। नेक्स्ट है किरणवाद या इसको बोलते हैं रेइज्म। ठीक है, मिखेल नाम के आर्टिस्ट थे यहाँ पे, मिखेल लोरियानो। ठीक, तो किरणवाद आप याद रख सकते हैं, 27 नंबर चैप्टर है हमारा। इसके बाद है नेक्स्ट ऑर्फिज्म। ठीक है, ऑर्फिज्म जो है
ये सुरीलवाद बोलते हैं अधिकांशतः। हिंदी के अगर देखेंगे वेस्टर्न के जो थ्योरी है उसका अगर हिंदी में कोई बुक मिलेगा तो उसमें यही सारे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश वाला नाम याद रखें। ठीक है, ये हमेशा सारे जगहों पर आपको यूज़ आएगा। ठीक है, हिंदी कहीं कहीं पर ये वेस्टर्न के लिए नहीं मिलेगा सूटेबल आपको। ठीक है, अगर कहीं पढ़ाना होगा आपको कहीं पर कॉलेज या स्कूल या कोचिंग, तो आप कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, पीरियड के नाम में खास करके। नेक्स्ट है सिंक्रोनिज्म। ठीक है, सिंक्रोनिज्म पीरियड है 29 नंबर। नेक्स्ट है 30 नंबर जो पीरियड है सुपरमेटिज्म, यानी कि इसको बोलते हैं सर्वोच्चवाद। ठीक है, ये आएगा सिंक्रोनिज्म के बाद सर्वोच्चवाद यानी सुपरमेटिज्म। नेक्स्ट है संरचनावाद या फिर कंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, ये जो संरचनावाद पीरियड है ये याद रखेंगे कि ये 31 है हमारा, सर्वोच्चवाद के बाद आता है। नेक्स्ट जो आएगा वो है वॉर्टिज्म यानी कि भंवरवाद। ठीक है, 32 यानी कि संरचनावाद के बाद आएगा भंवरवाद, वॉर्टिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पर जाएंगे तो 33 जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है दादाइज्म। ठीक है, दादाइज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो इसके कहाँ पर इसकी स्थापना हुई, क्यों हुई, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जीबिशन पहला कैसे हुआ, कब हुआ, इसका नामकरण कब हुआ। ठीक है, किस विश्व युद्ध के बाद ये आया प्रकाश में, या इसकी स्थापना हुई या ये शुरू हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो दादाइज्म से यानी दादावाद। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे 34 नंबर जो है वो है प्यूरिज्म यानी कि विशुद्धवाद। जो विशुद्धवाद पीरियड है ये आता है दादावाद के बाद। तो अगर कोई भी बहुत कम फेमस पीरियड किसी बहुत ज़्यादा बड़े पीरियड के बाद आए तो उसको 100% याद रखिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में पूछ देगा तो बड़े पीरियड के आगे ये गायब न होने पाए। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है 35 नंबर नवलचीलावाद, इसको बोलते हैं न्यू प्लास्टिसिज्म। तो न्यू प्लास्टिसिज्म से रिलेटेड जो है बुक वगैरह भी आती है, जो पियत मोद्रियान है उधर से। ठीक है, तो नवलचीलावाद है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 36 नंबर का चैप्टर वो हो जाता है सरलिज्म यानी अति यथार्थवाद। ठीक है, जिसमें यथार्थता बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि आपने जो साल्वाडोर डाली है उनका चित्र देखा होगा, बर्निंग जिराफ, मेल्टिंग वॉच यानी पिघलती घड़ियाँ, तो वो सारा सब जो है सरलिज्म का है यानी अति यथार्थवाद का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर जो हमारा है चैप्टर अमूर्त अभिव्यंजनावाद, अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्रुप यहाँ से भी निकले थे, खास करके देखेंगे तो ब्लू राइडर वगैरह है। ठीक, तो अमूर्त अभिव्यंजनावाद अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म है ये। नेक्स्ट देखेंगे हम तो 38 जो हमारा है वो है ऑप आर्ट। ठीक है, ऑप आर्ट इतना ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पॉप आर्ट। ठीक है, ऑप आर्ट पॉप आर्ट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, ऑप आर्ट पहले है उसके बाद पॉप आर्ट। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे। इतने चैप्टर हैं जो कि हमको कंफर्म याद होने चाहिए, जितने भी मैंने बताया वो भी मैंने बताया 1 से लेके 39 तक। आप ये सारे पीरियड का जो क्रम है, जिस क्रम से मैंने बताया वो आप क्रम याद करिए। 100% आप इससे नेट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे सिर्फ इस एक सीरियल से। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, याद करिए। और बाकी जितना भी वेस्टर्न से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैं कोशिश करूँगा कि सारा कवर कराऊँ नेट एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, पूरा जो सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट जहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। ठीक, आप भी बताइए वेस्टर्न में आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो वो या वीडियो चाहिए, वो मैं सारा प्रिपेयर करके आप लोगों को दूंगा। ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।